एवरीवन, इस वीडियो में मैं घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोनों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो आने वाले यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है तरंग गति यानी वेव मोशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि वेव क्या है। तो घटना चक्र में डेफिनेशन लिखा है, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। मतलब ये रहा कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, दैट मीन्स विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम पार्टिकल। इसका मतलब ये रहा कि वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके जाता है तो मीडियम के पार्टिकल का एक्चुअल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मतलब मीडियम के पार्टिकल एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जाते हैं। तो करते क्या हैं, जस्ट अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर जाते हैं। ऑसिलेट करके एनर्जी अपने आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे हैं, टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर खड़े हैं। मान लीजिए उस टिकट खिड़की पे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। पीछे से 11वां आदमी आता है जो थोड़ा बदमाश टाइप का है। वो क्या करता है, अपने जस्ट आगे वाले को धक्का दे देता है। धक्का दे करके वो जस्ट खड़ा हो जाता है। तो अब देखिए वो क्या किया, जस्ट अपने आगे वाले को डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब किया तो उसका जो आगे जो पर्सन खड़ा था उसके बॉडी का अपर पोर्शन आगे की ओर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन नीचे वाला उसका पैर वहीं रहा जहाँ पे है। फिर वो डिस्टर्बेंस उसके जस्ट आगे वाले को ट्रांसफ़र कर दिया, आगे वाले को। आगे वाले का बॉडी का ऊपर अपर पोर्शन जो है आगे की ओर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन पैर उसका वहीं रहा। इस तरीक़े से हम देखें तो डिस्टर्बेंस जो 11वां आदमी था वो डिस्टर्ब किया 10वें आदमी को। इस तरीक़े से एक एक करके 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और फर्स्ट पर्सन तक वो चला गया और फर्स्ट पर्सन का सर जो है खिड़की से जा कर के टकरा गया। तो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, लेकिन मीडियम के पार्टिकल यानी जो पर्सन है वो जस्ट अपने जगह पर ही खड़े हैं। जस्ट उनके बॉडी का अपर पोर्शन आगे की ओर स्लाइटली ऑसिलेट किया और एनर्जी को आगे वाले को ट्रांसफ़र करते चला गया। तो इस तरीक़े से वेव एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल जहाँ पे है वहीं पे रहते हैं, ऑसिलेट करके आगे पीछे ऑसिलेट करके रह जाते हैं। वेव दो टाइप के होते हैं, एक तो यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। ये क्या होते हैं, देखिए जिन वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, यानी बिना मीडियम का एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके नहीं जा सकते हैं, उस तरह के वेव को मैकेनिकल वेव कहा जाता है। और जिस तरह के वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यदि मीडियम है तो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और मीडियम नहीं है तो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उस तरह के वेव को नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। मैकेनिकल वेव में का एग्जाम्पल है साउंड वेव। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सभी नॉन मैकेनिकल वेव हैं। जैसे लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो नॉन मैकेनिकल वेव है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम रहा तो भी चली जाएगी लाइट और मीडियम नहीं है तो भी चली जाएगी। तो दो तरह के हो गए, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में वेव ऑन ए स्ट्रिंग, साउंड वेव, ये एग्जाम्पल हो गया। नॉन मैकेनिकल वेव में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट, नॉन मैकेनिकल वेव। घटना चक्र में डेफिनेशन लिखा गया यांत्रिक वेव का। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया तो इस तरीके का एक वेव यहाँ पे जनरेट हुआ। ये तो वेव का शेप चेंज नहीं होगा, इसका स्वरूप चेंज नहीं होगा, एक निश्चित वेग से ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा इस तरीक़ा से।
वेव का शेप रिमेन सेम रहेगा और एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती है। बिल्कुल, मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई फिजिकल मीडियम ही चाहिए, भौतिक माध्यम चाहिए। बिना भौतिक माध्यम को एक जगह से दूसरी जगह संचरित होकर के नहीं जा सकती है। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। बिल्कुल, जो मैकेनिकल वेव जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाती है तो केवल ऊर्जा का संचरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है और संवेग का संचरण होता है। लेकिन द्रव्य यानी मटेरियल का पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव, वेव ऑन स्प्रिंग या वेव इन स्प्रिंग, ये सारे एग्जांपल्स है मैकेनिकल वेव के। मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स जो है, मेरे लिप्स के यानी मुंह के आसपास में जितने भी एयर के लेयर्स हैं उनको ये डिस्प्लेस कर रहा है, यानी मेरे लिप्स के द्वारा एयर के लेयर्स डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो साउंड का सोर्स यहाँ पे है तो एयर के लेयर को वो डिस्प्लेस किया यानी कंप्रेस किया, तो ये हो गया कंप्रेशन। यहाँ पे रेरिफिकेशन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफिकेशन। तो कोई एक लेयर को यदि हम कंसीडर करें तो एक लेयर पीछे से एनर्जी को लिया और अपने आगे वाले लेयर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कोई भी एक लेयर आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र किया तो आगे थोड़ा सा ऑसिलेट करके आगे गया, एनर्जी को ट्रांसफ़र किया तो फिर अपने मीन पोजीशन पे आएगा। चूँकि इसके पास इनर्शिया है इस कारण से मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, वो थोड़ा लेफ़्ट की ओर चला आएगा। तो इस तरीक़ा से ये अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करते रहता है। अब बताइए, कोई भी एक लेयर यानी कोई भी पार्टिकल जब आगे बढ़ा है तो पीछे की ओर कब आएगा? जब पीछे की ओर उस पर कोई एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगाने के लिए इस मीडियम में इलास्टिक की प्रॉपर्टी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैकेनिकल वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके तभी जा सकता है जब उस मीडियम में इलास्टिक की प्रॉपर्टी हो। जैसे साउंड वेव है, यदि मीडियम में इलास्टिक की प्रॉपर्टी नहीं है तो एक लेयर आगे बढ़ा तो आगे ही रह जाएगा, पीछे लौट करके नहीं आएगा। दूसरी बात, इनर्शिया है, इसके कारण इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन पे नहीं रुकता है, एक्सट्रीम लेफ़्ट एक्सट्रीम की ओर चला जाता है और पीछे से जो एनर्जी आ रही है फिर उसको कैरी करके आगे बढ़ाता है। तो दोनों ही है इसके पास, मीडियम में इलास्टिक प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है और चूँकि इसके पास इनर्शिया है इस कारण से पीछे जा कर के एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे रेरिफिकेशन, कंप्रेशन, रेरिफिकेशन। तो साउंड वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? कंप्रेशन, रेरिफिकेशन, कंप्रेशन, रेरिफिकेशन। इसमें देखिए, मीडियम के पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे मोशन कर रहे हैं यानी ऑसिलेट करके रह जा रहे हैं। तो वैसा वेव जिसके प्रोपेगेशन के दौरान मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हों, उस तरह के वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, यानी अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल क्या है? वेव साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल और इफ़ ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, देन द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी तरह का वेव है ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जैसे सपोज कीजिए, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड बंधा हुआ है, फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे थोड़ा सा एक झटका दिया जाता है इस पे, तो इस शेप का एक वेव जनरेट हो रहा है और वो इस स्ट्रिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करके जा रहा है। तो वेव जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, लेकिन स्ट्रिंग के जो पार्टिकल हैं यानी मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, अप डाउन, ऊपर नीचे। तो जब वेव उस तरह के वेव जिसमें कि उसके प्रोपेगेशन के दौरान मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हों, तो उस तरह के वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। इसमें मीडियम का पार्टिकल का ऑसिलेशन वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे इस केस में वेव लेफ़्ट टू राइट जा रहा है लेकिन मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो एग्जांपल इसका क्या है? वेव ऑन स्ट्रिंग इसका एग्जांपल है। तो ऊपर वाला जो है इसको क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। श्रिंग यानी ऊपर वाला को श्रिंग, नीचे वाले को गर्त।
तो ट्रांसवर्स वेव किस फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन रेरिफेक्शन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। इनफैक्ट जैसे मान लीजिए कोई भी कंकड़ हम फेंकते हैं किसी तालाब में, तो वहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स दोनों ही वेव होता है वहाँ पे। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता होती है, बिल्कुल केवल सॉलिड में ही उत्पन्न किया जा सकता है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती है, यानी ट्रांसवर्स वेव गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। द्रव में अनुप्रस्थ तरंगे उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके सतह पर ही बन सकती है। बिल्कुल कोई भी फ्लूइड है तो फ्लूइड के अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती है, केवल उनके सतह पर बन सकती है। अब कुछ हम टर्म को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक ट्रांसवर्स वेव है, एक जगह से दूसरी जगह क्रेस्ट ट्रफ के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ऊपर का क्रेस्ट हो गया, नीचे ट्रफ, यानी श्रिंग ऊपर क्रेस्ट ट्रफ, ये हो गया। और साउंड वेव मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कंप्रेशन है यहाँ पे, फिर यहाँ रेयरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरिफेक्शन। तो कंप्रेशन एंड रेयरिफेक्शन। तो यदि पूछा जाए कि वेवलेंथ क्या होता है, या यूँ सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड डिफाइन कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो जैसे ट्रांसवर्स वेव के केस में मीडियम पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो ऊपर जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है या फिर नीचे जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है, इसी को आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहा जाता है। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल in either direction from their mean position is called amplitude of the wave। उसी तरीक़े से हम यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में डिफाइन कर सकते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे एक लेयर आगे की ओर बढ़ा था, कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे की डायरेक्शन में या फिर पीछे की डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन, आगे या पीछे, फ्रॉम देयर मीन पोजीशन को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चूँकि डिस्प्लेसमेंट है तो उसका यूनिट क्या होगा? उसका यूनिट मीटर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वेवलेंथ क्या होता है? तो दो लगातार के क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है, दो लगातार के, या फिर दो लगातार के ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, दो लगातार के दो कंप्रेशंस के बीच को ही वेवलेंथ कहा जाता है, या फिर लगातार के दो रेयरिफेक्शंस के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहा जाता है। मतलब ये रहा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस, या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरिफेक्शंस, इनको वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ को लैम्डा से दिखाया जाता है, और चूँकि ये डिस्टेंस है इस कारण से लैम्डा का यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा। टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या होता है? चूँकि हम मैकेनिकल वेव यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो किसी फिजिकल मीडियम से होकर के जा रहा है, तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जितने टाइम में मीडियम के पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरा करते हैं, मतलब मीन पोजीशन से ये ऊपर गए, फिर मीन पे आए, फिर नीचे की ओर एक्सट्रीम की ओर गए, फिर मीन पे आए, मतलब मीन पोजीशन से चले थे फिर मीन पोजीशन पे आ गए, जितना टाइम वन ऑसिलेशन पूरा करने में लगेगा उसको उस वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा। मतलब टाइम टेकन बाई मीडियम पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो मीडियम पार्टिकल परफॉर्म करता है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी t इज इक्वल टू 1/f होता है, या फिर f इज इक्वल टू 1/t होता है, 1/t। तो इस तरीक़े से f और t को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एक और f इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एक और फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यानी
स्पीड ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये तीनों को रिलेट करने वाला फार्मूला है v = f लैम्डा। एक बात और है, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो चूंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो वे स्पीड ऑफ द वेव चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होता है, एक तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये रहा कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये तीनों ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेव एक्स डायरेक्शन में आगे की ओर जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये एक्स एक्सिस हमने लिया और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं ऊपर और एक जेड एक्सिस ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि एक्स वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे एक्स वाई डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि एक्स जेड प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे। कुछ इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है और वेव जो है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और वेव जा रहा है एक्स डायरेक्शन में। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे माइक्रोवेव हो, एक्सरे हो, लाइट हो, इंफ्रारेड, गामा रेज, ये जितने भी वेव हैं, इनका स्पीड निर्वात कहें, वैक्यूम कहें या एयर में सेम रहता है। यानी लाइट के स्पीड से ही ये ट्रेवल करते हैं। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यदि लाइट की बात करें तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एक बात और याद रखने वाली है कि वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग टाइप का है। ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, यानी लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें तो दीर्घ तरंगे, एएम रेडियो, टेलीविज़न तथा एफएम रेडियो, लघु तरंग, रेडियो तरंगे, उसके बाद में माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सभी रेज जो हैं, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ते चला जाता है। फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कीजिए या फिर न्यू से डिनोट कीजिए, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर की ओर बढ़ रहा है यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी चूँकि बढ़ रहा है तो वेवलेंथ घट रहा होगा। वेवलेंथ जो है नीचे की ओर आने पे बढ़ रहा है, नीचे की ओर जैसे जैसे हम आते हैं वेवलेंथ नीचे की ओर बढ़ रहा है, यानी ऊपर की ओर घट रहा है। मतलब ये रहा कि जिस तरह के वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, और जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे विजुअल कलर्स की यदि हम बात करें, विजुअल कलर्स, तो विजुअल कलर का वेवलेंथ होता है लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, कभी कभी 350 से लेकर के 750 तक देता है। तो ये याद रखें, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का रेंज होता है विजुअल कलर का। और 400 नैनोमीटर के आसपास किसका होता है? वायलेट कलर का होता है, विबजियोर, विबजियोर। रेड का सबसे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। रेड से ज़्यादा वेवलेंथ जिस रेडिएशन का होता है उसको इंफ्रारेड कहा जाता है, औरक्त किरणें। और वायलेट कलर से जिसका कम होता है उसको अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। वेवलेंथ जिसका कम होता है उसको अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। तो ऊपर की ओर हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब ये रहा, तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू होता है। एच न्यू, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.63 × 10⁻³
तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उससे एसोसिएटेड एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, hc/λ होता है। जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, मतलब विजुअल कलर से ज़्यादा एनर्जी होगी किसके पास, अल्ट्रावायलेट के पास, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी एक्स रेज के पास, और उससे ज़्यादा एनर्जी होगी गामा रेज के पास। तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम देखें तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो जिसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, यानी भेदन क्षमता उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इस कारण से इसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। नीचे की ओर हम जाएँ तो विजुअल से नीचे आ रहा है इंफ्रारेड, उसका वेवलेंथ ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा वेवलेंथ हो गया माइक्रोवेव का, उससे ज़्यादा वेवलेंथ हो गया लघु रेडियो तरंगे का। तो इस तरीक़े से जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। अब हम वेव मोशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं, यानी मैकेनिकल वेव इसमें से कौन सा है। रेडियो तरंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। एक्स रेज भी नॉन मैकेनिकल वेव है। प्रकाश तरंगे यानी लाइट भी नॉन मैकेनिकल वेव है, लेकिन ध्वनि तरंगे मैकेनिकल वेव है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो रेडियो तरंग एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सरे भी नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज भी नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्वनि जो है यानी साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन पराध्वनिकी तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, जिसका जैसे ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ज से लेकर के 20 किलो हर्ज तक ऑडिबल रेंज होता है। तो 20 किलो हर्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस वेव का होता है उसको अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। तो पराध्वनिकी तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव एक मैकेनिकल वेव है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ये एक नॉन मैकेनिकल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यानी वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती। तो प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये शून्य में यानी वैक्यूम में संचरण इसका हो सकता है। उष्मा का भी शून्य में संचरण हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शून्य में संचरण हो सकता है। ध्वनि का शून्य में संचरण नहीं हो सकता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, नहीं, कॉस्मिक रेज विद्युत चुंबकीय तरंगों का हिस्सा नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होते। ये होती क्या है, ये आयोनाइज्ड हाईली एनर्जेटिक आयोनाइज्ड चार्ज पार्टिकल है जो लगभग लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट नहीं है। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये सही है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, बिल्कुल हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल हैं ये। वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी सही है। गलत कौन सा है, ए। सो राइट ऑप्शन ए होगा। परा उच्च आवृत्ति UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। किस फॉर्म में संचारित की जाती है, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में यानी स्पेस वेव के रूप में संचालित होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, उसको वेवलेंथ कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कंसेक्यूटिव रेरिफेक्शंस के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है वेवलेंथ। आयाम एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, या तो ऊपर नीचे बाएं या दाएं। और आवृत्ति क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इन 1 सेकेंड पर सेकेंड। सो इसमें से बी सही ऑप्शन होगा, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे लाइट हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो या गामा रेज हो, एक्सरे हो, सब लगभग इसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं। सो राइट ऑप्शन ए होगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है, किसको प्रयोग में लाया जाता है।
एक्सरेज का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, रेडियो वेव का यूज किया जाता है उसमें, रेडियो तरंगों का, राइट ऑप्शन बी होगा। जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। UVA, अल्ट्रावायलेट ए, UVA, इसका वेवलेंथ का रेंज होता है 320 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में, 400 नैनोमीटर के बीच में, और ये ओजोन से फिल्टर्ड नहीं होती है, ओजोन को पार करके भी चली जाती है अर्थ सरफेस पे, UVA टाइप की जो विकिरण है। दूसरी है UVB टाइप की विकिरण, इसका तरंगदैर्घ्य 280 नैनोमीटर से लेकर के 320 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ये आंशिक रूप से ओजोन लेयर के द्वारा फिल्टर्ड हो जाती है, लेकिन आंशिक ये चली भी जाती है, कुछ उसमें से अर्थ सरफेस पे चली जाती है। तीसरी तरह की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है UV, वो है C, इसका वेवलेंथ होता है 100 से लेकर के 280 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ये जो है इसका फिल्टर होना बहुत ही ज़रूरी है ओजोन लेयर्स के द्वारा, इसका फिल्टर, ओजोन लेयर इसको फिल्टर कर देती है, ये ओजोन लेयर इसको प्रभावित करता है, नहीं आने देता है UVC को। तो इसका वेवलेंथ कितना है? 100 से 200 नैनोमीटर, कम से कम कितना है? 100 नैनोमीटर है। तो जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी की धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दर कितनी होगी? तो ओजोन लेयर में जब होल हो जाएगा तो ये UVC जो है वो चली जाएगी। यदि ओजोन लेयर है तो ये ओजोन लेयर इसको आने नहीं देगा। तो कितना है वेवलेंथ? 100 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर यानी 100 × 10⁻⁹ मीटर है ये। तो ये 2 जीरो जो है इसको 10⁻⁷ कर देगा, यानी 10⁻⁷ मीटर होगा यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? नाइट विजन कैमरा हो गया, नाइट विजन जो डिवाइसेस है उसमें किया जाता है, औरक्त तरंग का, राइट ऑप्शन सी होगा, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है, तो इनका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, राइट ऑप्शन सी होगा। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं माइक्रोवेव, राइट ऑप्शन डी होगा। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि एंटीना छोटे होते हैं, बिल्कुल ये सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं, डेविएशन आ जाता है, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? तो FM में यूज जो होता है फ्रीक्वेंसी रेंज वो है 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ तक, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस से इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।